नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से कहीं ना कहीं अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि ये जो सेक्शन 498 है, यानी कि दहेज प्रथा का जो केस पति के परिवार के ऊपर हो जाता है, तो उस केस में से क्या पति और पति के परिवार निकल सकता है या फिर इसको रद्द किया जा सकता है। तो ये जानकारी मैं आपको दूंगा, और जो पति हैं या पति के परिवार वाले हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हाई कोर्ट के पास एक अधिकार है कि जो आपकी एफआईआर है या फिर आपके अगेंस्ट जो चार्जशीट भी लगा दी गई है, तब भी एक अधिकार दिया गया है कानून के द्वारा, जिसमें कि वो एफआईआर और जो चार्जशीट या कुछ भी है आपके अगेंस्ट जो केस किया गया है उसको रद्द किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, किस तरीके से आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। तो बहरहाल ये जिस तरीके से जो केस यानी कि सेक्शन 498 है, यानी कि 498 में फंस जाते हैं। 498 के साथ साथ में और भी धाराएँ होती हैं, जैसे 323 मारपीट करना, 504 गाली गलौज करना, और इनके साथ में 3/4 डीपी एक्ट यानी कि जो डॉरी प्रोविजन एक्ट है उसको भी लगा दिया जाता है। तो इसके साथ में अगर इस तरीके के एलिगेशन अगर आप पे लगाए गए हैं और आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तो उसमें प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से आप इसको रद्द करा सकते हैं, किस तरीके से इसको क्वैश करा सकते हैं, ये मैं प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई भी एफआईआर, हालांकि कोर्ट भी इस बात को मानता है और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि पति पत्नी में कोई भी डिस्प्यूट हो, लड़ाई झगड़ा किसी बात पे हो, लेकिन जो केस जो है वो सेक्शन 490 यानी कि दहेज मांगने का ही होता है उस पर, जिसमें कि वो पति और पति के परिवार वाले बहुत सारे लोग उसमें फंसा दिए जाते हैं। पति अब परिवार में जितने भी हों, चाहे वो ननद हो, जेठ हो, सास हो, ससुर हो, या उसका भाई वगैरह हो, सारे मतलब देवर वगैरह सभी को लगा दिया जाता है। इसमें कि बाद में जब एफआईआर दर्ज होने के बाद जब जो इन्वेस्टिगेशन लगता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें झूठी पाई जाती हैं। अगर वैसे भी अगर किसी व्यक्ति को पूरा फंसा दिया गया तो उसमें से निकलने का रास्ता, यानी कि अगर आईओ चाहे तो अगर आपके ऊपर झूठा केस किया गया है और आपके पास उसके कुछ सबूत भी हैं, एविडेंस भी हैं, तो आप उन सभी सबूतों को, यानी कि जो आईओ है, जो आपके केस में आईओ अपॉइंट हुआ है, उसको आप सारी अपनी जो भी जानकारी है उसको दें और बताएं कि ये जो केस है वो हम पर झूठा लगाया गया है। अब ओरल एलिगेशन जो लगाए गए हैं, यानी कि उस पर कि दहेज मांगा गया मुझसे, मुझे मारपीट करके बाहर निकाल दिया गया, ऐसी कई चीज़ें निकाल दिए, ऐसे कई आपके आरोप लगाए गए हैं, तो उन सब चीज़ों को जितना भी आप हो सकता है उतना एविडेंस आप उसमें दें। और जितनी जो आयु है, जितना आप उससे बात करके अपनी बात को सेटिस्फाइड उसको कर देंगे, तो डेफिनेटली आपके परिवार के जितने भी हैं, जो भी यानी कि आपके सास ससुर वगैरह, मतलब माता पिता लड़के के, और जेठ ननद वगैरह, इन सब का नाम दे दिया है, तो उनको बाहर उस केस से वहीं पर निकाल दिया जाएगा। तो ये तो एक प्रोसीजर है, मतलब थाने के द्वारा ही, यानी कि थाने में अगर एफआईआर आपके ऊपर दर्ज करा दी गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया, एफआईआर में सभी के नाम हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होगा, चार्जशीट जो लगेगी, उस चार्जशीट को वो सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ पति के खिलाफ ही लगे, बाकी सब उससे निकाल दी जाए। या फिर हो सकता है कि पति और सास ससुर के नाम पर ही चार्जशीट लगाई जाए, बाकी जितने भी जो परिवार में हैं उनके नाम दिए हैं, जेठ और ननद वगैरह, ये जेठानी वगैरह, इन सभी के नाम दिए हैं, तो वो सबको उससे बाहर निकाले भी जा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है एविडेंस के ऊपर कि आपके पास एविडेंस कितना है। एविडेंस जितना है उतना ही आप उन सब चीज़ों निकल जाते हैं। अब बात आती है सास ससुर की, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं थी और उस समय पर, जिस समय पर वो चार्जशीट लगानी थी, तो उन सभी व्यक्तियों को नाम चार्जशीट लगा दी गई है और सभी उसमें फंसा दिए गए हैं, चाहे वो पति हो, पति के माता पिता हों, उसकी सिस्टर हो, उसका भाई हो, छोटा बड़ा, जितने भी घर में परिवार में जितने भी नाम थे वो सब नाम दे दिए गए हैं। और उन सभी के खिलाफ यानी कि आपने उस समय पर ध्यान नहीं दिया, और जो भी व्यक्ति थे, जो भी परिवार में थे, उन सभी की खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है? अब दो स्टेप हैं। एक तो ये है कि आप इन सब चीज़ों को, मान कि जो आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है और चार्जशीट लगी है, उसको चैलेंज करें हाई कोर्ट में। दूसरा,
आप सभी लोग जाएं कोर्ट में और सभी अपनी अपनी बेल करवा लें। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। बेल कराने के बाद फर्दर आपको जो केस है वो फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा, अगर आप उसमें बेल नहीं कराना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें और हाई कोर्ट में अपनी ये बात रखें कि मेरे साथ में जो हमारे और हमारे परिवार के साथ में गलत हुआ है और हम सभी को गलत तरीके से उसमें फांसा गया है, जो कि हमने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है। अब आपके पास इन सब चीज़ों को डिसप्रूव होने के लिए, यानी कि जो आपसे आपके द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए उनको सभी को खारिज करने के लिए कुछ ऐसे एविडेंस होने चाहिए या गवाही में आपको कहनी चाहिए, जिससे कि कोर्ट जो है वो आप उन चीज़ों को रखते हुए कन्विंस कर सकें कि मेरे साथ में जो गलत हुआ है वो ये चीज़ है और इसके आधार पर, इसके पक्ष में हम ये जो एविडेंस दे रहे हैं ये चीज़ है। तो आपको डेफिनेटली कोर्ट जो है कहीं ना कहीं राहत देगा और आपकी जो FIR है या चार्जशीट है वो हो सकता है कि क्वेश भी करा दी जाए या फिर स्टे करा दिया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा और प्रोसीजर बता दूँगा कि क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे समझ में तब आएंगी जब आपको मैं वो प्रोसीजर भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और हाई कोर्ट तक पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट जाने से पहले आपको कुछ और बेसिक चीज़ें काम करने हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि जब आप हाई कोर्ट जाएँ तो चार्जशीट और FIR दोनों की सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट से लेकर करवाएँ। जो कोर्ट जो है लोअर कोर्ट जहाँ पर आपकी फ़ाइल की गई है, वहाँ से लोअर कोर्ट से आप अपनी चार्जशीट भी निकलवाएं, चार्जशीट की कॉपी सर्टिफाइड निकलवाएं और एक FIR की कॉपी सर्टिफाइड निकलवाएं। ये दोनों सर्टिफाइड ले जाने के बाद साथ में जितने भी एविडेंस आपके पास में हैं, चाहे वो किसी प्रकार की आपके साथ में क्रूअल्टी करी हो, फ़ोटो हो, वीडियोज़ हो या ऑडियो वगैरह हो, किसी भी तरीके की चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हाई कोर्ट में किसी भी एडवोकेट के द्वारा, जो आपका हाई कोर्ट जो आपकी स्टेट का हाई कोर्ट लगता है, वहाँ पर सेक्शन 482 यानी कि 482 CRPC के तहत एक रेट फाइल करवाएं अपने एडवोकेट के द्वारा। वकील के द्वारा आप कराएंगे तो वकील जो है उन सभी चीज़ों को, उन सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, तो उन सभी चीज़ों को रखते हुए जब वो कोर्ट में फाइल होगी, यानी कि जो रेट है रेट फाइल होगी, रेट फाइल होने के बाद उस पर कोई डेट पड़ेगी, सुनवाई की डेट पड़ेगी। तो डेट में जो कोर्ट है, जो वकील हैं, वकील साहब हैं, आप अच्छे वकील को करें ताकि वो अपनी बातों से जो कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम पर, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर जो है वो झूठा मुकदमा लगाया गया है, जिससे कि मैं और मेरा परिवार यानी कि पति का परिवार पूरा परेशान है और ये जो है इसका लॉ का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली जो कोर्ट है अगर कन्विंस उस वकील के द्वारा हो जाती है तो डेफिनेटली आपके जो ऑर्डर है, यानी कि जो उस रेटर में ऑर्डर आएगा, हो सकता है एक डेट में आ जाए, हो सकता है दो डेट में आया, 3 डेट में आया, मतलब जल्द से जल्द हो जाता है और 1-2 डेट में फाइनल हो जाता है उसमें। तो उसके बाद जो ऑर्डर आएगा अगर आपके पक्ष में आता है तो डेफिनेटली हमें मालूम है, ये हमारा अनुभव है कि ज़्यादातर पति के पक्ष में ही ऑर्डर आता है। हो सकता है कि वो स्टे कर दिया जाए, हो सकता है कि क्वेश कर दिया जाए, क्वेश भी हो जाता है और स्टे भी हो जाता है। और क्वेश अगर हो जाता है, दोनों केस में बताता हूँ आपके लिए। अगर मीडिएशन के लिए अगर वो स्टे हो जाता है तो भी आपको राहत मिलेगी, उसमें समय मिलेगा आपके लिए बातचीत करने का कि क्यों आपने झूठा मुकदमा लगाया। पत्नी को भी बुलाया जा सकता है कोर्ट में। और अगर क्वेश कर दिया जाता है किसी भी जो ग्राउंड देखते हुए, अगर हाई कोर्ट उसको क्वेश कर देता है तो आपके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। वहाँ से एक सर्टिफाइड ऑर्डर लेकर जो आपने रेट फाइल करी थी उसी में का एक सर्टिफाइड ऑर्डर लेकर जो अपने लोअर कोर्ट जो है वहाँ पर आप उसको लगवा देंगे अपने नीचे जो लोअर कोर्ट है उसको वकील के द्वारा। और उसके बाद फिर आपको ना ही तो बेल करानी पड़ेगी किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति की, और ना ही कभी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सारे मुकदमे जो है, जो आपका 498 का मुकदमा था, वो सारा पूरा बंद हो जाएगा किसी प्रकार से आपके लिए। और जो पत्नी है वो हाथ मलती रह जाएगी, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रोसीजर है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से ये भी बताना चाहूँगा आपके लिए कि जो ये डिस्प्यूट ये देखिए इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट से, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुँच जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। क्योंकि जो परेशानी का सामना इसमें पति करता है, केस करने तक तो पत्नी है, केस करने तक तो पत्नी ही उसमें बार बार कोर्ट थाने जाना और एप्लीकेशन देना, लिखवाना, ये होता है। लेकिन उसके बाद जो परेशानी आती है पति के परिवार को, उसके बाद जो इंसान है यानी कि पति है, तो डेफिनेटली
कहीं ना कहीं उसके मन में घृणा पैदा हो जाती है और वो व्यक्ति जो है वो उससे हटने लगता था कि इसने इतना बड़ा हमने कोई अपराध नहीं किया, यानी कि पति के द्वारा कोई दहेज वगैरह नहीं मांगा गया और झूठे चीज़ें ऐसी लगा दी गई, एलिगेशन लगा दी गए। तो जब इंसान गुस्सा आता है उसको, तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है उतना सहन कर लीजिए अगर छोटी चीज़ें, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए है। आने वाले समय में आपके लिए, जब कहते हैं ना पति पत्नी जब बूढ़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो औलाद भी काम नहीं आती, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के काम आते हैं। तो आप अगर इसी समय पर अगर केसबाजी कर देंगे और इन चीज़ों में फंस जाएंगे, तो फिर आगे जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आप पति को भी समझनी है और पत्नी को भी समझनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही पक्ष के लिए कुछ बताएं और या फिर उनके लिए ही चीज़ों को बताएं। लेकिन कोर्ट में आजकल सबसे ज़्यादा यही चीज़ें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो यही डोमेस्टिक प्रॉब्लम, यानी कि ये चीज़ें घरेलू जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं। और एक ज़माना हुआ करता था कि लड़ाई झगड़े ज़मीन के विवाद होते थे, लेकिन आज परिवार के विवाद हैं और वही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी और कुछ भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप इससे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हम उस पर कमेंट पर अगर अच्छा लगता है तो हम आपका उस पर वीडियो बना दें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।